डियर स्टूडेंट्स, बियॉन्ड इरोडोव सीरीज में एक बहुत ही कमाल की प्रॉब्लम हम इस वीडियो में लेने जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम ग्रेविटेशन चैप्टर पे बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। कंसिडर यूनिफॉर्म स्फेरिकल प्लैनेट ऑफ मास m and radius r. Two parallel tunnels are dug at perpendicular distance 3r/5 symmetrically from the center. A particle is to be thrown from the starting of one tunnel such that it enters the another tunnel without making any collision with the tunnel wall and continues its motion as shown in the figure. Tunnels are frictionless and particle just fits inside the tunnel. Consider the planet to be at rest. ठीक है, ये हमको सिचुएशन दी हुई है और आपको डायग्राम में भी ये दिखा रखा है। ठीक है, आपसे एक चीजें क्या यहाँ पे पूछी गई हैं। स्पीड विद विच द पार्टिकल इज टू बी थ्रोन एट द स्टार्टिंग ऑफ वन टनल, मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द एंटायर मोशन एंड मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट मोशन। ये तीन चीजें आपसे पूछी गई हैं। ऑप्शन डी के अंदर भी सेम ही चीज पूछी गई है, डेटा डिफरेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। मैं होप कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ आपने ट्राई कर लिया है क्वेश्चन को। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बना रखा है। यहाँ पे मैंने केवल इसकी अर्थ से निकलने के बाद में जो ट्रेजेक्टरी होगी उसका केवल अपर हाफ शो किया है, क्योंकि लोअर हाफ जो है वो भी सिमिलर ही दिखेगा। तो हमारे सॉल्यूशन के लिए हमारे लिए इतना काफी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमको एक तो ये V1 पूछा गया है कि स्टार्टिंग ऑफ द टनल, मतलब जब वो टनल से जस्ट बाहर निकल रहा होगा पार्टिकल तब उसकी क्या वेलोसिटी होगी, एक तो ये पूछा गया है। दूसरा हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द अर्थ सरफेस कितनी होगी, यानी कि H पूछा गया है। तीसरी चीज हमसे पूछी गई है कि मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल कितनी होगी ड्यूरिंग द एंटायर मोशन। हमको ये बात अपनी जनरल नॉलेज से पता है कि जब पार्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा अर्थ से तभी स्पीड मिनिमम होगी। यानी कि जब ये H हाइट पे होगा तब उसकी स्पीड को अगर हम V2 मान लें तो ये तीसरी चीज हमसे V2 पूछी गई है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमको V1 V2 और H ये तीन चीजें निकालनी है। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्यों मिनिमम होगी, क्योंकि पार्टिकल जब अर्थ से दूर जाएगा तो डीएसेलरेट होता हुआ जाएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटी मिनिमम हो चुकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी V2, मैक्सिमम हाइट को हमने H मान लिया है, स्टार्टिंग वेलोसिटी को हमने V1 मान लिया है, और ये तीनों चीजें ही हमको निकालनी है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास में प्रॉब्लम है। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो चीज हमारे दिमाग में आती है इक्वेशन, वो आती है एनर्जी कंजर्वेशन। तो चलिए उसको लगा देते हैं। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे V1 वाले पॉइंट से V2 वाले पॉइंट तक हम एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लगा देते हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगी। आपको पता होगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है -Gm1m2/r। तो ये हो जाएगी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये हो जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब पार्टिकल H हाइट पे पहुंच जाएगा अर्थ सरफेस से तब पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाएगी। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन से हमारे पास में पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, मैं होप कर रहा हूँ आप लोगों ने भी यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया होगा। फिर इसके बाद में दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? दूसरी इक्वेशन आएगी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। अब क्वेश्चन पहला तो ये खड़ा होता है कि एंगुलर मोमेंटम क्यों कंजर्व रहेगा। पार्टिकल जब एक बार टनल से बाहर निकल गया तो उसके ऊपर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होगा, ओ पॉइंट से पास होगा। अगर हम पॉइंट ओ के अबाउट ही एंगुलर मोमेंटम को कंसीडर करें तो हम ये बोल सकते हैं कि पॉइंट ओ के अबाउट, क्योंकि पार्टिकल के ऊपर नेट टॉर्क हमेशा जीरो है, यानी कि पॉइंट ओ के अबाउट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। है कि नहीं, क्योंकि नेट टॉर्क जीरो है। जब तक एटलीस्ट पार्टिकल बाहर है अर्थ के तब तक तो कंजर्व रहेगा ही। अंदर जाके क्या होगा वो हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से एटलीस्ट, है ना। तो जब पार्टिकल बाहर है अर्थ के तब उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि नेट टॉर्क पार्टिकल के ऊपर जीरो है, क्योंकि फोर्स हमेशा पॉइंट ओ से पास हो रहा है। तो यहाँ पे हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख दी है, ये है सेकंड इक्वेशन। तो जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा पार्टिकल का वो हो जाएगा m × V1 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ V1 फ्रॉम पॉइंट ओ, जो कि 3r/5 है। तो ये हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट V1 जहाँ पे V1 वेलोसिटी है। और पॉइंट V2 पर जहाँ पे V2 वेलोसिटी है वहां पे एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। है ना बच्चे, एनर्जी की इक्वेशन तो इस क्वेश्चन में लिख लेते हैं। कई बार बच्चों को ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्लिक नहीं करता है। तो देखिए दूसरी इक्वेशन आएगी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो ये हमारे पास में दो इक्वेशंस बन गई। लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। प्रॉब्लम ये आती है इस क्वेश्चन में कि वेरिएबल्स तो हमारे पास में तीन है, V1 V2 और H, लेकिन हमारे पास में इक्वेशन दो ही अवेलेबल है। तो वापस से हम फंस गए यहाँ पे। और तीसरी इक्वेशन लाने में ही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात इस क्वेश्चन में आती है। यहाँ पे आके मैक्सिमम बच्चे अटक जाते हैं। वो इक्वेशन 1 और 2 तो बना लेते हैं लेकिन इसके बाद में वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाते, क्योंकि थर्ड इक्वेशन बहुत इंटरेस्टिंग है इसके अंदर, और इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है, इसीलिए ये प्रॉब्लम बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपने यहाँ तक तो कर लिया होगा।
और अगर आपने यहाँ तक नहीं किया था तो आप एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा और टाइम लेके आप इसको आगे प्रोसीड करें, तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा और ट्राई कर लीजिए। फिर उसके बाद में अब जो मैं आपको सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ उससे आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अब हमको एक और इक्वेशन चाहिए, क्योंकि हमारे पास में दो इक्वेशन है और वेरिएबल तीन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, पहले इसी चीज को मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है कि नंबर ऑफ इक्वेशंस जो है हमारे पास में दो है, लेकिन वेरिएबल तीन है, V1 V2 एंड H। वी कांट सॉल्व देम, हम इसको इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। तो अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि हम थर्ड इक्वेशन कहाँ से लाएं। तो उसका आइडिया यह है कि थर्ड इक्वेशन हमको मिलेगी यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलिप्स। अब ये यहाँ पे थोड़ी हमको मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स यूज करनी पड़ेंगी ताकि हमको थर्ड इक्वेशन मिल पाए। ठीक है, कौन सी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे इलिप्स की, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तो मैंने डायग्राम बना ही रखा है राइट साइड पे, तो कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि हमको इसके लिए पहले लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, इलिप्स कहाँ से बीच में आ गया ये भी हमको समझना पड़ेगा। तो देखिए, की पॉइंट से आपको ये सारे के सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो की पॉइंट नंबर वन, जब ये पार्टिकल अर्थ से बाहर निकलेगा और ये वाला मोशन कर रहा होगा, तो ये जो मोशन है ये इलिप्टिकल होगा। अब कई बार बच्चे पूछते हैं आपको कैसे पता इलिप्टिकल होगा, पैराबोलिक भी हो सकता था, कोई और हाइपरबोलिक भी हो सकता था, किसी भी तरह का मोशन हो सकता था, आपने इसको इलिप्स ही क्यों माना। अब देखिए, अगर आपने ग्रेविटेशन को डिटेल में पढ़ा है तो आप जानते हैं कि अगर पार्टिकल को आप अर्थ के सरफेस से अगर लॉन्च करते हैं किसी भी ऐसी वेलोसिटीज से जो कि एस्केप वेलोसिटी से कम है, तो पार्टिकल का पाथ हमेशा इलिप्टिकल होता है। और जिस भी प्लैनेट से आप उसको लॉन्च कर रहे हैं उस प्लैनेट का सेंटर उस इलिप्स के फोकस पर आता है, वन ऑफ द फोकस पर। ये बात आपको केपलर्स लॉ से और ग्रेविटेशन की थ्योरी से पता होनी चाहिए। अगर आपने केपलर्स लॉज नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। और पार्टिकल को अलग अलग वेलोसिटी से थ्रू करने पर उसकी कैसी ट्रेजेक्टरी आती है ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर आप पार्टिकल को एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से थ्रू करते हैं तो पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी इलिप्टिकल आती है। एस्केप वेलोसिटी से बराबर वेलोसिटी पे थ्रू करते हैं तो पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक आती है। अगर आप एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से थ्रू करते हैं पार्टिकल को तो पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी हाइपरबोलिक आती है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो हमको ये बात यहाँ से अपनी जनरल नॉलेज से पता है ग्रेविटेशन की कि पार्टिकल का पाथ अर्थ के बाहर निकलने के बाद में इलिप्टिकल होगा, इसीलिए हम यहाँ पे इलिप्स की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। और अर्थ का जो सेंटर होगा वो उस इलिप्स का फोकस होगा। इलिप्स की एक प्रॉपर्टी होती है फोकस, तो ये अर्थ का सेंटर उसका फोकस होगा। ये बात हमको केपलर्स लॉज से भी पता है, केपलर्स लॉज में ये बात डिस्कस होती है। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। Path of the particle outside Earth will be elliptical because when a particle is thrown with velocity v1 which is less than escape velocity, then the path will be elliptical। ठीक है, ये बात हमको अपनी ग्रेविटेशन चैप्टर की जनरल नॉलेज से पता है। दूसरी बात, सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी वन ऑफ द फोसाई ऑफ द इलिप्स। इलिप्स के दो फोकस होते हैं। ठीक है, और जब भी कोई इलिप्टिकल पाथ एक प्लैनेट के अराउंड कोई पार्टिकल करता है तो उस प्लैनेट का जो सेंटर होता है वो उस इलिप्स के किसी भी एक फोकस पे लाई करता है। डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितनी स्पीड से फेंका है वो कौन सा फोकस होगा ये डिसाइड किया जा सकता है। ये सब चीजें केपलर्स लॉज और रिलेटेड डिस्कशंस के अंदर आती हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द इलिप्स विल बी वन ऑफ द फोसाई ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी वन ऑफ द फोसाई ऑफ द इलिप्स। ठीक है, दिस वी नो फ्रॉम केपलर्स लॉस। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ द अर्थ जो कि पॉइंट ओ है वो इलिप्स का वन ऑफ द फोकस होगा। ठीक है, मैं होप कर रहा हूँ आपको यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, ये दो की पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं, ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया है। आपको ये भी क्लियर हो गया है कि पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी इलिप्टिकल होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे और इंपॉर्टेंट बातें आ रही है। ये जो पाथ है ये इलिप्टिकल होगा। ठीक है, और पॉइंट ओ जो है वो उस इलिप्स का फोकस होगा, वन ऑफ द फोकस। और हमको पता है पॉइंट ओ और सी और ये वाली लाइन को अगर आप ज्वाइन कर दो, ओ सी क्यू, तो ये वाली लाइन उस इलिप्स की सेमी, उस इलिप्स की मेजर एक्सेस आएगी। और हमको पता है कि मेजर एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर जो वेलोसिटी है पार्टिकल की v1 वो मेजर एक्सिस के पैरेलल है। ऐसा तभी हो सकता है जब पार्टिकल माइनर एक्सिस को क्रॉस कर रहा हो, यानी कि ये जो लाइन बनेगी पी से लेकर एस तक की, इसको मैंने नाम दिया है पॉइंट पी और इस पॉइंट को नाम दिया है एस। ये पी से लेकर एस तक को ज्वाइन करने वाली जो डॉटेड लाइन है ये उस इलिप्स की माइनर एक्सिस रही होगी। और मेजर एक्सिस जो है उसके परपेंडिकुलर क्यू सी ओ से पास हो रही होगी, है कि नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिटेल है जिससे हमको पता लगता है कि ये जो पॉइंट सी है, पी और एस का जो मिड पॉइंट पॉइंट सी है, ये सेंटर ऑफ द इलिप्स होगा। ठीक है, आपको कुछ इलिप्स को इसमें पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने इलिप्स के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है तो ये प्रॉब्लम समझने में आपको थोड़ी मुश्किल आ सकती है, तो थोड़ा सा आपको इलिप्स रिवाइज करना होगा इसके लिए। ठीक है, तो पॉइंट सी जो है वो सेंटर ऑफ इलिप्स होगा, क्योंकि v1 जो है कैन बी पैरेलल टू द मेजर एक्सिस व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द माइनर एक्सिस।
है ना। V1 जो है वो हमको पता है यहाँ पे मेजर एक्सिस के पैरेलल है। ऐसा केवल तभी पॉसिबल होता है जब पार्टिकल माइनर एक्सिस को क्रॉस कर रहा हो। माइनर एक्सिस के दो पॉइंट होंगे, या तो P होगा या S होगा। दोनों पॉइंट पे जो V1 वेलोसिटी आएगी वो मेजर एक्सिस के पैरेलल आएगी, यानी कि P और S पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो माइनर एक्सिस होगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि PS इज परपेंडिकुलर टू V1, OCQ इज द मेजर एक्सिस, यानी कि हम बोल सकते हैं कि C जो होगा वो सेंटर ऑफ द एलिप्स होगा। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियर हो गई। तो चलिए और देखते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि पार्टिकल की ये जो अपर ट्रेजेक्ट्री है, ये हमको पता है कि आधा इलिप्स है कि नहीं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे इसको पूरा इलिप्स ड्रॉ कर दिया। ये आधा इलिप्स तो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था, इसके नीचे वाले पार्ट को, इलिप्स को भी हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने पूरे इलिप्स को ड्रॉ कर दिया फॉर द सेक ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन में तो केवल आधा इलिप्स ही करेगा पार्टिकल, ऊपर वाले पार्ट पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में बाकी का आधा करेगा, है ना। पर हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरा ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ताकि हम कुछ और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकें। अब देखो, अर्थ का जो सेंटर है वो यहाँ पर है और ये फोकस होगा। और हमको पता है कि किसी भी एलिप्स के दो फोकस होते हैं, तो दूसरे फोकस को हमने ओ डैश बोल दिया। ठीक है, अब हमको ये बात एलिप्स की प्रॉपर्टी से पता है कि एलिप्स के ऊपर अगर हम कोई भी एक पॉइंट ले लें, लेट से वो अगर पॉइंट पी है, तो ओपी प्लस ओ डैश पी, इन दोनों का जो एडिशन आता है वो कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 2 टाइम्स ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ये बात आपको पता होगी। सो फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिप्स वी नो दैट ओपी प्लस ओपी डैश विल बी इक्वल टू 2a। और यहाँ पे जो पॉइंट पी है हमारा, ये तो एग्जैक्टली सिमेट्रिकल पॉइंट है। जहाँ पे माइनर एक्सेस वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ओपी और ओ डैश पी ये दोनों बराबर होंगे, है ना। ओपी और ओ डैश पी बराबर होंगे, और हमको पता है कि ओपी तो आर के बराबर है, रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि रेडियस ही सेमी मेजर एक्सिस के बराबर होगी। ए इज द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स, है ना। मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये सारी बातें पता होगी। सेमी मेजर एक्सिस क्या होती है, देखो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। सेमी मेजर एक्सिस होती है ये वाली लेंथ, इसको हम लोग सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आर के बराबर आ रही है सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ए इज द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स, यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू आर के बराबर आ रही है, यानी कि सी से लेकर के क्यू तक के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये भी आर के बराबर हो जाएगी। है कि नहीं, क्योंकि अपर हाफ जो है ये भी फिर आर के बराबर होगा। तो यहाँ पे भी हम ड्रॉ कर देते हैं कि ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये भी आर के बराबर होगी। यानी कि अगर अपन एक्चुअल कंडीशन में आए तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली जो डिस्टेंस होगी यहां से लेकर के यहां तक, ये आर के बराबर होगी। बस अगर हमको ये डिस्टेंस मिल गई, सी से लेकर के क्यू तक के बीच की डिस्टेंस, यानी कि ये वाली डिस्टेंस अगर हमको मिल गई और हम बोल रहे हैं कि ये आर है, तो फिर तो ये क्वेश्चन करीब करीब सॉल्व हो गया। क्योंकि अगर ये डिस्टेंस आर है तो हमको यहाँ से एच मिल सकता है। इसीलिए तो हमने इतनी सारी इलिप्स से रिलेटेड कैलकुलेशन की, ताकि हमको एच की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो ये हमको यहाँ से पता लग गया कि सी से लेकर के क्यू तक की बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आर होगी। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं नेक्स्ट। सी से लेकर क्यू तक के बीच की डिस्टेंस है आर। अब हमने क्या किया, हमको पता है कि अर्थ के सरफेस से क्यू तक के बीच की डिस्टेंस को तो हमने बोल रखा है एच, और सी से लेकर के अर्थ सरफेस तक के बीच के डिस्टेंस को हमने, छोटा सा जो डिस्टेंस होगा ऊपर नीचे, उसको हमने बोल दिया एच डैश। यानी कि हम बोल सकते हैं सी से क्यू तक के बीच की डिस्टेंस है आर, वो एच प्लस एच डैश इन दोनों का एडिशन होगा। देखिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा डायग्रामेटिकली भी आपको बता देता हूँ। यहां से लेकर के ये वाली जो डिस्टेंस है आर है। ठीक है, तो एक तो इसमें एच का कंट्रीब्यूशन होगा, और एक है इसमें एच डैश का कंट्रीब्यूशन होगा। इसीलिए हमने ये वाली इक्वेशन बनाई है। ठीक है, तो यहां से आ रहा है। तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई। तो इसके बाद में हम बोल सकते हैं कि हमको ये तो पता ही है कि ओ से लेकर के सी तक की डिस्टेंस जो है वो 4r/5 है। यानी कि एच डैश की वैल्यू हो जाएगी r/5। और एच डैश की वैल्यू अगर r/5 आ गई, और सी से क्यू तक की डिस्टेंस r है, तो एच की वैल्यू आ गई 4r/5। बस हो गया क्वेश्चन। अब हमारे पास में 3 इक्वेशंस और 3 वेरिएबल्स अवेलेबल है। एच तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। बाकी की जो हमारे पास में 2 इक्वेशंस थी, जो कि हमने एनर्जी कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से बनाई थी, इसमें हमको एच तो मिल ही गया है। अब हमारे पास में निकालने के लिए है केवल V1 V2। तो यहाँ पे जब आप एच की वैल्यू रखते हैं और V1 V2 के लिए सॉल्व करते हैं, तो आपको V1 और V2 की वैल्यूज भी मिल जाती हैं। और जैसी वो मिलती हैं आपको, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये यूजिंग इक्वेशन 1 2 3, एच तो ऑलरेडी आ चुका था, V1 की वैल्यू ये आ जाती है और V2 की वैल्यू ये आ जाती है। और जब आप इसको ऑप्शन से चेक करते हैं तो ये ऑप्शन आते हैं A B C, ये ऑप्शन आते हैं। तो है ना, देखिए स्टूडेंट्स कितनी कमाल की प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से आपने ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखी होगी पहले जिसके अंदर
एनर्जी कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्लस इलिप्स की प्रॉपर्टीज, ये सब एक साथ यूज हो जाए। तो ये इसलिए एक यूनिक प्रॉब्लम है, एक अच्छा प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने इसको बियॉन्ड इरोडोव सीरीज के अंदर रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर हो गया ABC। मैं होप कर रहा हूँ आपको ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह के प्रॉब्लम्स और कॉन्सेप्ट्स के साथ में हम लोग मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। अगर आप और भी इस तरह के प्रॉब्लम्स और कॉन्सेप्ट्स को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी डिफरेंट चैप्टर्स पर। बियॉन्ड इरोडोव सीरीज के नाम पर भी मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है, अलग अलग चैप्टर्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, उनसे भी आप लर्न कर सकते हैं। आप कमेंट्स में रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।